तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, अर्थात बुद्ध और उनका धम्मा। इस ग्रंथ के आधार से हम अभी पहला बुक, पहला वॉल्यूम, पहला बुक, पहला पार्ट और पहला पार्ट जो है, पहला भाग जिसे कहा है, वो जन्म से प्रव्रज्जा तक का है। तो जन्म से प्रव्रज्जा तक के इस हिस्से में हम कल 13वें पॉइंट पर आ गए हैं और शाक्य संगमे दीक्षा, इस तरह का उस चैप्टर का नाम है। उसके आधार से आज हम कुछ बात करेंगे। बाबा साहब ने जैसे शुरू में कहा है कि बुद्ध का चरित्र लिखना, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र लिखना बहुत कठिन बात है। और इसका एक कारण ये है कि उनके संदर्भ बहुत कम मिलते हैं। तो देखिए, अभी हमने 5-6 सेशन, करीब 5-6 सेशन जन्म से प्रव्रज्जा तक के इसमें लगे, मतलब 7 घंटे, ज्यादातर 7 घंटे, और एक दो सेशन हो जाएंगे। तो उसमें 7 घंटों में ज्यादा होंगे, 9 घंटों तक कम का करीब आगे के और पकड़कर 8-9 घंटों में सिद्धार्थ के जन्म से प्रव्रज्जा तक का जो हिस्सा है वो पूरा हो जाता है। इसका मतलब रेफरेंस बहुत कम है, संदर्भ बहुत कम मिलते हैं, और इसके कारण बहुत थोड़े संदर्भ में, थोड़े मुद्दों पर ज्यादा चर्चा होती है। और अब तक के इसमें तो हमने देखा है कि उनके जन्म तक का जो हिस्सा है वो सपना और सपनों का अर्थ और शुद्धोदन का निर्णय, असित मणि और भविष्य, और उसके मुताबिक सिद्धार्थ को मतलब उसके पहले शादी, फिर सिद्धार्थ को जकड़ के रखने के लिए उनके जो कदम है शुद्धोदन की, इस तरह से कुछ बातें इसमें आई हैं। लेकिन स्वयं सिद्धार्थ के बारे में बहुत कम जानकारी यहाँ दिखाई देती है। लेकिन बाबा साहब ने उतने में भी बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम का जो मूल स्वभाव है, उनकी जो मन की विशालता है, उनकी उनकी करुणा है, वो जो राजहंस का मुद्दा लेकर, और फिर ऐसे कुछ 2-3 मुद्दे बताकर बुद्ध का जो करुणा में हृदय है उस पर उन्होंने फोकस किया है कि इनके बचपन में ही, इनके जैसे कि हम कहते हैं ना कि मराठी में बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, बच्चे का जो भविष्य है वो पालने में ही, वो झूले में ही दिखाई देता है। इस तरह का बच्चे के पैर बच्चे के पैर झूले में ही दिखाई देते हैं। मतलब उसका जो वो आगे क्या करेगा, ये
शुरू से ही पता चलता है। इस तरह की कुछ बात बाबा साहब ने सिद्धार्थ गौतम के बारे में रखने की कोशिश की है, और उसी से हम अभी बुद्ध का जो बचपन है और शुरू का जो जीवन है, उनका उनकी जो युवावस्था है वो उन्होंने बताई है, बचपन और युवावस्था। अभी आगे चल के शाक्य संघ में दीक्षा, इस मुद्दे से हम अभी शुरुआत करेंगे। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब ये समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे संस्थागार कहते थे। मूल अंग्रेजी में संस्थागार आया है, शायद वो संस्थागार होगा, इसलिए बंटी जी ने यहाँ संस्थागार कहा है, या पाली में संस्थागार कहते हुए संस्थागार को, जिसे वह संस्थागार कहते थे। ये कपिल वस्तु में ही था। संघ सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह के संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तो ये परंपरा तब भी जारी थी, ऐसा दिखाई देता है, द्वितीयम्पि तृतीयम्पि का। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई न हो सकती थी, और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो तब तक वह कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ के विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? सिद्धार्थ ने कहा, मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। एक, आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। शाक्यों के हित की रक्षा करनी होगी। आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कह देना होगा। यदि आप
पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा, निर्दोष होने पर वैसा कहना होगा। इस तरह से 1 2 3 4 तक ये जो नियम है वो पुरोहित उन्हें बताते हैं। फिर इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे, किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे, झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन से उन्हें पालन करने का प्रयास करूंगा। तो ये घटना इस तरह से रखी है जिसमें शाक्य संघ में सिद्धार्थ गौतम की दीक्षा पूरी हो जाती है। और अगला जो चैप्टर है वो सीधा हम लेंगे अभी। और ये जो अगला चैप्टर है वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट, शाक्य को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। तो इस बीच क्या हुआ ये कुछ ज्यादा मालूम नहीं पड़ता। 8 साल बीत गए। हाँ, सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था। वह सबका प्रिय भाजन बन गया था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना साबित हुई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था और रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा, यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणत हो जाता था और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्रवाइयां की है। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन ये इसी तरह से नहीं चल सकता। ये रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे वे बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।
युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम के मन की जो विशालता है वो पहले से ही यहाँ दिखाई देती है। सिद्धार्थ गौतम ने अपने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, ये ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी ये हमारी बारी थी। तो युद्ध के लिए ये मौका ढूंढता है सेनापति। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, सिद्धार्थ गौतम ने कहा इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने। कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने और फिर ये चारों मिलकर 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दें। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि ये जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका ये टंटा समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें सुझाए हुए परिवर्तन पर मत लेने योग्य हो गए। पहले सिद्धार्थ ने सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करें। शाक्य और कोलिय निकट संबंधी है। मतलब शाक्य सिद्धार्थ शुद्धोधन के ओर के लोग और कोलिय माँ की तरफ के महामाया महाप्रजापति के ओर के लोग, मतलब दोनों निकट संबंधी है। परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। ये जो तत्वज्ञान है, युद्ध में कोई अपना पराया नहीं होता, इससे हम समझ लेते हैं कि ये फिलॉसफी जो है तत्वज्ञान है वो किस तरह का है। पारंपरिक तत्वज्ञान। राज्य के लिए क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना ही चाहिए, जैसे कौरव पांडव का युद्ध। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध कर ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना, शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। तो ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का वो सेनापति समर्थन करता है। अचरज की बात है कि दीक्षा लेने के लिए उन्होंने जो निकष बताए थे पुरोहित ने और सेनापति ने,
जो निकष बताए थे, इससे ये बिल्कुल विपरीत है। यहाँ सेनापति अलग ही बात करता है, वो चातुर्वर्ण्य की बात करता है। तो खुद ही संघ का नियम सेनापति तोड़ता है। तो चातुर्वर्ण्य का समर्थन करने के बाद सिद्धार्थ का उत्तर था, जहां तक मैं समझ सका हूं, धर्म तो इस बात के हृदयंगम करने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, केवल अबैर से ही शांत हो जाता है। जैसे कि यही गाथा आगे धम्मपद में आई है, नहीं वेरे न वेरानी संबंधित कुदाचनम, अवेरे न च संबंधो ऐसे धम्मो सनातनो। तो सिद्धार्थ गौतम के इस विवेचन के बाद सेनापति वहीं पर हो उठा। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेनापति खड़ा रहा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। इस हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। तो ये हमेशा से चलता आया है, जो गलत लोग हैं उनको बड़ी भारी मात्रा में समर्थन मिलता है। ऐसी इतिहास में कई सारी घटना हम देखते हैं। लेकिन समाज की जो अज्ञानता है, समाज की जो अजागरूकता है, वो हमेशा गलत साइड में खड़ी होती है, गलत आदमी की तरफ वो खड़ी होती है। गलत लोगों का, गलत नेता का समर्थन जनता करती है, इसलिए अच्छाई हमेशा मार खाती है, अच्छाई पर हमेशा मात की जाती है। ये फिर से यहाँ पर सिद्ध हो गया है और बार बार ऐसे ही होता आया है। बाबा साहब के बारे में भी यही हुआ है। गांधी अंबेडकर विवाद को लेकर हम यही बात हम लागू कर सकते हैं, उसका विचार करते हुए। तो इस तरह से सेनापति जीत जाता है। सेनापति ने एक तरह का संघ का इस्तेमाल किया है अपने मत में, अपने गलत मत के तरफ उन्होंने संघ का जो बहुमत है वो प्राप्त किया और सेनापति जीत गया, सिद्धार्थ गौतम हार गए। फिर उसका नतीजा क्या होगा, ये भी बहुत आगे दर्द भरी कहानी है, वो उसे हम अभी पढ़ेंगे और आज के लिए इतना पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। फिर 15वां जो मुद्दा आता है, शिक्षा के तौर पर देश छोड़ जाने का सुझाव। तो यहाँ एक बात हम समझ लेंगे कि देश छोड़ जाने की जो शिक्षा, जो सजा सिद्धार्थ गौतम को दी है, उसके कारण गृह त्याग हुआ है। सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग नहीं किया। देश छोड़ जाने की जो सजा उनको मिली थी, उसका एक परिणाम गृह त्याग था। और ग्रंथों में जो आता है, इतिहास में जो बताया जाता है, सिद्धार्थ गौतम का जो गृह त्याग करने का कारण है, वो 4 दृश्य है। इस पर भी बाबा साहब सवाल उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं। यहाँ उन्होंने ये बात रखी है कि शाक्य और कोलियों के बीच जो युद्ध छिड़ा है और उसे जो सिद्धार्थ गौतम विरोध करते हैं, उसके कारण उनको जो सजा मिलती है देश छोड़ जाने की, ये सजा का एक परिणाम गृह त्याग है। तो ये बात हमें अभी समझ लेनी है। तो देश छोड़ जाने का सुझाव। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए
कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दें। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी उपस्थित थे जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत से उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया गया, उसके सामने कठिनाई थी, उसकी समस्या थी बहुमत के आगे झुकाना अथवा नहीं झुकाना। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत से आगे सिर न झुकाया जाए, इसीलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्भाग्य से किसी में ये साहस नहीं था कि यही बात खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। इसका मतलब यह है कि जो लोग अल्पमत में थे वो भी बहुमत वालों के पीछे गए, बहुमत वालों का हिस्सा बन गए, और इस तरह सिद्धार्थ गौतम अकेले पड़ गए। और जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद है, और मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। तो शपथ को लेकर, संघ सदस्यत्व को लेकर वो सिद्धार्थ को एक तरह से ब्लैकमेलिंग करता है सेनापति। वो कहता है कि उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निस्संदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हित की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई कि और सावधान किया कि कौरवों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा, और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वातंत्र को और भी अधिक घटा दे। तो कौशल नरेश के आधिपत्य में भी ये शाक्यों का राज्य था, यहाँ पर दिखाई देता है। सेनापति को क्रोध आ गया। वो बोला, तुम्हारे ये भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसियां देश निकाल जाने की सजा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है, और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो ये
सिद्धार्थ गौतम के विरोध का ये एक भयंकर परिणाम यहाँ निकल आता है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियुग के विरुद्ध युद्ध घोषणा के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता है। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था। वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। 1, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था। 2, फांसी पर लटकना या देश से निकाल जाना स्वीकार कर सकता था। और 3, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। पहली बात यह है कि किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह पहली बात यानी सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, इस पहली बात को वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात यानी अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती, इस तीसरी बात को वह विचार तक न कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो, मतलब फांसी पर लटकना या देश से निकल जाना। तो ये दूसरी बात उसने मान्य की है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त न करें, उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें या चाहे देश निकाल दें, आप जो चाहे दंड दे, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूंगा और मैं इस बात का वचन देता हूं कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से न करूंगा। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम के परिव्रजा का ये प्रसंग खड़ा हो जाता है और आगे वो परिव्रजा लेते हैं। इसके बारे में हम परसों देखेंगे। परसों यानी सोमवार को देखेंगे। कल मैं बाहर हूँ, संभव मुंबई में हूँ, संभव हुआ तो वहां से बात करेंगे, अगर नहीं संभव हुआ तो हम सोमवार को अगले विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।